चंद्रनगर की गलियों में रात के 8 बजने को थे। आज की हवा कुछ ज्यादा ही सर्द थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां ठीक 8 बजे पर आईं, पूरे गांव की खामोशी एक भयानक शोर में बदल गई। हर घर, हर रखे मोबाइल एक साथ चीखने लगे। वो रिंगटोन इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फट जाएं। पूरा गांव डर के मारे थर थर कांप रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बजते हुए फोन को हाथ भी लगा दे। महेश, जो कि शराब के नशे में था, उसने इस कॉल की तेज रिंगटोन से परेशान होकर गालियां देते हुए वो कॉल उठा लिया। उसे कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला। एक जोरदार झटके के साथ उसका सिर धड़ से अलग होकर फर्श पर जा गिरा। यही था चंद्रनगर का वो खौफनाक सच। शाम के 8 बजते ही आने वाला थुंग थुंग का कॉल उठा लेते तो दर्दनाक मौत मिल जाती। उसी शाम राय स्टार नाम का एक लड़का पहली बार चंद्रनगर में कदम रखता है। वह अनजान था, बस एक कमरे की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर थुंग थुंग का कॉल आया। रिंगटोन तेजी से बज रही थी। शोर से परेशान होकर राय स्टार ने जैसे ही कॉल उठाने के लिए उंगली स्क्रीन की तरफ बढ़ाई, तभी गांव का एक सीधा सादा शख्स रामू डरे हुए हालत में भागता हुआ उसके पास आया। अरे भाई, रुक जाओ, क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? पागल हो गए हो क्या, जो थूंग थूंग का कॉल उठाने जा रहे थे? राय स्टार ठिठक गया। राय स्टार गुस्से में बोला, अरे यार, क्या बदतमीजी है। तुमने कितनी बोतल शराब पी रखी है? मेरा फोन है, मेरा रिचार्ज है, मैं कॉल उठाऊं या ना उठाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? तुम नशे में हो, जाओ घर जाकर सो जाओ। रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मेरी बात मानो, मैंने कोई नशा नहीं किया है। तुम नए हो यहाँ, इस कॉल को मत उठाना वरना। अभी रामू अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि उनके पास से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। अचानक उस बूढ़े के फोन की घंटी भी उसी तेज आवाज में बजने लगी। उस बुजुर्ग ने बिना सोचे समझे कॉल रिसीव कर लिया। अगले ही पल उस बूढ़े का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। राय स्टार का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वह बुरी तरह कांपने लगा। राय स्टार ने हकलाते हुए कहा, अरे भाई, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस चाचा ने बस फोन ही तो उठाया था और पल भर में इनका ये हाल। ये कौन है थोंग थोंग? क्या बला है ये? रामू ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और कहानी बताना शुरू किया। भाई, ये इस गांव का वो सच है जिसे हम रोज जी रहे हैं। यहाँ रात के 8 बजते ही सबके मोबाइल पर मौत का कॉल आता है। जो इसे नजरअंदाज कर दे वो बच जाता है, लेकिन जिसने भी गलती से या हिम्मत दिखाकर ये थूंग थूंग का कॉल उठाया, उसका सिर धड़ से अलग होना तय है। राय स्टार ने धीरे से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर इस थूंग थूंग का राज क्या है? रामू ने अपनी आवाज को और भी धीमा किया और उस काली कहानी को बताना शुरू किया। 5 साल पहले की बात है, जब चंद्रनगर इस इलाके का सबसे खूबसूरत गांव हुआ करता था और आसमान हमेशा रंग बिरंगे पक्षियों से भरा रहता था। यहाँ के लोग बहुत चैन से रहते थे और उन पक्षियों और गांव की रौनक के पीछे सबसे बड़ा हाथ थूंग थूंग का था। आज उसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन तब वह इस गांव का सबसे प्यारा इंसान था। थूंग थूंग एक ऐसा शख्स था जिसे इंसानों से ज्यादा परिंदों से लगाव था। हर सुबह जब सूरज निकलता तो वह सबसे पहले दाना लेकर पहुंच जाता। वह खुद भूखा रह जाता था, अपनी थाली का खाना बचाकर उन पक्षियों के आगे डाल देता था, लेकिन किसी परिंदे को भूखा नहीं देख सकता था। सारे पक्षियों को भी थूंग थूंग से लगाव था। गांव वाले उसे परिंदों का मसीहा कहते थे। सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा था। सब कुछ तब बिगड़ने लगा जब बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर हमारे गांव पर पड़ी। चूंकि चंद्रनगर चारों तरफ से शहरों से घिरा था, तो उन कंपनियों को यहाँ मोबाइल नेटवर्क टावर लगाने का सुनहरा मौका दिख रहा था। उन्होंने गांव वालों को पैसों का ऐसा लालच दिया कि लोग अपनी जमीर तक बेचने को तैयार हो गए। गांव के लोग अपने पुरखों के खेत और जमीन उन कंपनियों के हवाले करने लगे। हर तरफ बस पैसे की बात हो रही थी, लेकिन इस सब के बीच थूंग थूंग के दिल पर जैसे छुरियां चल रही थीं। वह देख रहा था कि कैसे लालच के चक्कर में लोग उस कुदरत को तबाह कर रहे हैं जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। मुझे आज भी याद है, थूंग थूंग का सगा रिश्तेदार धनपाल अपनी जमीन का सौदा कर रहा था। उसने कंपनी के मैनेजर से कहा, साहब, ये रहा मेरा खेत, ये शहर के एकदम करीब है। यहाँ आपका टावर बहुत बढ़िया काम करेगा, बस आप कीमत अच्छी लगा देना। मैनेजर ने वहीं सूटकेस खोलकर 56 लाख रुपए नकद उसके सामने रख दिए और मुस्कुराते हुए बोला, ये लीजिए,
आपकी पहली किश्त, बाकी पेपर वर्क कल ऑफिस आकर पूरा कर लेना। आज से ये जमीन हमारी हुई। यहाँ हम सबसे ताकतवर 6G नेटवर्क का टावर लगाएंगे। अगर आपके और भी रिश्तेदार जमीन बेचना चाहें तो बताना, हम उन्हें करोड़ों देंगे। ये देखकर थूंग थूंग का खून खौल उठा। वह भागता हुआ धनपाल के पास पहुंचा। थूंग थूंग गुस्से और दुख में बोला, अरे धनपाल, तू भी इन शहरियों के जाल में फंस गया। तुझे भी पैसों की हवस लग गई। तूने अपना वो खेत बेच दिया जहां बचपन में हम खेला करते थे। अबे पागल, पैसा देख रहा है पर मौत नहीं देख रहा। ये जो टावर यहाँ खड़ा होगा, इससे निकलने वाला रेडिएशन हमें और इन मासूम पक्षियों को धीरे धीरे खत्म कर देगा। ये पक्षी मर जाएंगे धनपाल, इनकी जान चली जाएगी। थूंग थूंग की बात सुनकर धनपाल और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। थूंग थूंग, मुझे तो लगता है तू ही पागल हो गया है। आज के जमाने में पैसा बोलता है भाई। ये कंपनी वाले 30-40 लाख की जमीन के 1-1 करोड़ दे रहे हैं, सीधा 2 गुना फायदा। और रही बात इन पक्षियों की, तो ये पक्षी क्या हमें रोटी खिलाते हैं? ये मरते हैं तो मर जाएं, हमें क्या? हमें बस अपने पैसे से मतलब है। तू भी अपनी जमीन बेच और शहर में ऐश कर, वरना यहीं परिंदों को दाना डालते डालते खुद भी भूखा मरेगा। सबने उसका मजाक उड़ाया और उसे अकेला छोड़कर चले गए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए पंछियां। यही नारा अब पूरे गांव का बन चुका था। भाई थूंग थूंग को अपनी जमीन बिकने का दुख नहीं था, उसे उन बेजुबानों की फिक्र थी जिनका घर उजाड़ा जा रहा था। वक्त बीतता गया और जैसा उन कंपनी वालों ने कहा था, कुछ ही सालों के भीतर पूरे गांव का नक्शा बदल गया। जहां लहलहाते खेत थे, वहां अब लोहे के ऊंचे ऊंचे 6G मोबाइल नेटवर्क टावर खड़े हो गए थे। गांव के अंदर और बाहर हर जगह 5-6 टावर लगा दिए गए, जिनसे शहर के लोगों तक नेटवर्क पहुंच रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर थूंग थूंग को खाए जा रहा था। जैसे ही उन टावरों से खतरनाक रेडिएशन निकलना शुरू हुआ, आसमान से मासूम पक्षी पत्तों की तरह गिरने लगे। देखते ही देखते आधे से ज्यादा पक्षी मर गए। थूंग थूंग पागलों की तरह लाशों के ढेर के सामने बैठ जाता और घंटों फूट फूट कर रोता। वह हर घर गांव के लोगों से कहता, हाथ पैर जोड़ता, पैरों में गिर जाता, साहबों, इन टावरों को बंद करवा दो, ये मेरे बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन गांव वाले तो पैसों की चकाचौंध में अंधे हो चुके थे। अपनों की बेरुखी और उन बेजुबानों की मौत ने थूंग थूंग को अंदर से तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि ये लोग जीते जी उसकी बात नहीं मानेंगे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब वह ऊंचे मोबाइल नेटवर्क टावर पर चढ़ गया और उसने वहीं फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन भाई, कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। थूंग थूंग की मौत के बाद वह एक रूहानी ताकत बन गया। तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ। रात के ठीक 8 बजे उसके मोबाइल का वो श्राप पूरे गांव पर टूट पड़ता है। वह थूंग थूंग, जो कभी पक्षियों को दाना खिलाता था, अब कॉल उठाकर इंसानों का सिर काट देता है। राइस्टार ने कांपते हुए पूछा, तो क्या आप लोगों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की? रामू बोला, बहुत कोशिश की भाई। हमने गांव के बीच वाले टावर भी उखाड़ दिए, तांत्रिक बुलाए, पूजा पाठ कराया, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब बस गांव की सरहद पर वो 6-7 टावर बचे हैं। हम पिछले 5 सालों से ये श्राप भुगत रहे हैं। हर रात 2-3 लाशें गिरना अब यहाँ की नियति बन चुकी है। राइस्टार की आंखों में डर की जगह अब एक नई चमक थी। उसने समझ लिया था कि इस खौफ का इलाज भागना नहीं, बल्कि उस गलती को सुधारना है। अगली सुबह राइस्टार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। लोग डरे हुए थे, पर राइस्टार की बातों में एक अजीब सा भरोसा था। भाइयों, हम 5 सालों से मौत के साए में जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि थूंग थूंग हमसे चाहता क्या है? उसे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। उसे उन बेजुबानों के लिए इंसाफ चाहिए जिन्हें हमने अपने लालच की भेंट चढ़ा दिया। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो हमें उस जहर को जड़ से उखाड़ना होगा जिसने इस गांव की शांति छीनी है। राइस्टार ने सबको समझाया कि जब तक ये टावर रहेंगे, रेडिएशन पक्षियों को मारता रहेगा। अगले दिन राइस्टार की निगरानी में मजदूरों के साथ मिलकर गांव के बचे खुचे सारे मोबाइल नेटवर्क टावर जमींदोज कर दिए गए। जैसे ही आखिरी टावर गिरा, पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसी शांति जो डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली थी। और फिर हुआ चमत्कार। अगले ही दिन से चंद्रनगर की फिजा बदल गई। जो खेत बंजर और सूखे पड़े थे, उनमें रातों रात हरी भरी फसलें लहलहा उठी। आसमान एक बार फिर रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठा।
हजारों की तादाद में चिड़िया और दुर्लभ पक्षी वापस लौट आए।